उसको गले का हार समझते हैं और जीत को जनता का प्यार समझते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में समभाव में हम खड़े रहते हैं। इसी कारण से जनता के बीच रहते हैं, जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है। बिल्कुल, हम ना किसी बिल्कुल। को लोकतंत्र को, ना चुनाव आयोग को, ना जनता को, ना मशीनरी को, ना किसी संवैधानिक संस्था को सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़ा ठीक है। करने का काम कभी नहीं किया। सर वरुण जी भी हमारे साथ हैं। वरुण जी सुन पा रहे हैं? जी, जी, वरुण जी, आपने पौने 10 बजे के आसपास ये कहा था कि अभी शुरुआती रुझान है, मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं? अब तो 12 बज गए हैं, 4 घंटे हो गए काउंटिंग को, कई दौर की काउंटिंग हो चुकी है। क्या अब आपको लगता है कि एक स्थिर फिगर है, क्योंकि काफी देर से ये जो आंकड़ा हिला नहीं है, क्या अब आपको इसको अंतिम निर्णय मान के कोई टिप्पणी करेंगे? अब मैं तो इसी को ट्रेंड मानता हूँ। 12 बज गए, किस-किस के 12 बज गए तो दिख गया है सभी को। सबका 12 जो अभी, लेकिन बहुत सी बातें अभी रीमा जी राठी ने बात की है, उसमें जो डिस्कशन की बात है कि जो हाँ। फ्रीबीज और ये सब सिस्टम कब से शुरू हुआ? ये आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार का जो टर्म था, मनरेगा जब से आया, तो वापस लोग कह रहे थे मनमोहन सिंह जी सरकार नहीं और रिपीट हुई। उसके बाद केजरीवाल एक फ्री बीज का मॉडल लाया जो दिल्ली में हो गया। अब ये पैसे डालने का जो सिस्टम आया, अब ये कह रहे हैं डीबीटी। डीबीटी तो मनमोहन सिंह के टाइम में शुरू हो गया, विरोध करते थे उस बात का। तो डीबीटी जो किया गया है ना, उससे वोट का डीबीटी हुआ। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को जनधन याद में कन्वर्ट कर दिया नाम, और कितने खाते उसमें बंद हो गए वो भी सबको पता है। महिला आरक्षण तो सबसे पहले राजीव गांधी लाए थे, उनकी सोच थी। तो ये चीज तो पुरानी चल रही है, उसको नए कलेवर में इन्होंने अपने बना बना कर उसको पेश कर रहे हैं। लेकिन जो असली बात एक और आपने करी थी कि एडवाइजर्स एंड एसोसिएट्स, जो पॉलिटिकल चीफ होते हैं पार्टीज के, उनके एडवाइजर्स एसोसिएट कैसे होते हैं। आज मैंने सेंट्रल सिस्टम की बात इसलिए बार बार कांग्रेस की करता हूँ कि वहां पे जो अच्छा एडवाइजर्स वरुण जी, एसोसिएट्स हैं वो, जी जी, हाँ, मेरा वो ऑब्जर्वेशन नॉन, इस बिहार को लेकर ये अभी तक दिख रहा है कि क्या राहुल गांधी बार बार, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे मैंने एकदम इस बात से इनकार कर दिया कि बिहार के लिए मुद्दा ही नहीं है कि राहुल गांधी मंदिर जाते हैं या नहीं जाते हैं, बिहार के वोटर से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हम ये मान के चलें कि राहुल गांधी राज्यों की राजनीति नहीं समझ पा रहे हैं और वो दिल्ली से हैंडल करना चाहते हैं राज्य को? एक्चुअली आपने जो, मैंने शब्द को उस समय आपने मेरी बात को थोड़ा सा वो दूसरी तरफ ले गए। कॉर्पोरेट वर्ड्स जो है ना, कॉर्पोरेट आइडियाज अगर आप लागू करोगे ऑर्गेनाइजेशन में तो लागू नहीं हो सकता। एक आप और पॉलिटिकल संगठन को, जो इतने सालों पुराना संगठन है, इसने इतनी देश की लड़ाइयां लड़ी, पॉलिटिकल लड़ाइयां भी लड़ी, आजादी की लड़ाई भी लड़ी, कितने अप्स एंड डाउन देखे, कितने तरह के नेता देखे, तो उससे अगर आप इधर जाओगे तो आपको अब ये कंपनी और एनजीओ बनाने का जो स्टाइल चल रहा है ना पार्टी को, उसलिए ऐसा पार्टी के साथ हो रहा है। अगर आप नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी का भी टाइम देखें, राजीव जी एकदम से नए आए, लोगों को लगा, लेकिन उन्होंने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल के तो खुद चेयरमैन बन गए थे, और कंपलसरी किया कि सेवादल की नेशनल ट्रेनिंग करोगे जब भी आपको टिकट मिलेगी, और दिए उन्होंने एनएसयूआई अध्यक्षों को, यूथ कांग्रेस अध्यक्षों को और सेवादल अध्यक्षों को एमपी एमएलए की टिकट दिए और कांग्रेस को मजबूत किया। उन्होंने ये नहीं किया है कि भाई कोई इम्पोर्टेड आइडिया ला करके और उस कांग्रेस पार्टी को एनजीओ कंपनी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये आइडियोलॉजी, ये मानसिकता जो छा रही है सेंट्रल सर, सिस्टम उस के ऊपर, इससे मानसिकता की गड़बड़ी हो रही है। पीछे जो बड़ी वजह दिखती है ना, जब कोई भी पार्टी अपने खुद के नेताओं से कट जाएगी, अगर आपको लगता है अमरिंदर सिंह एक कद्दावर नेता पंजाब में थे, अगर आप उनको दरकिनार कर देते हैं, अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से यहाँ पर कट जाते हैं, अगर आप मिलिंद देवड़ा से कट जाते हैं, अगर आप सचिन पायलट को राजस्थान में किनारे कर देते हैं, कोई भी पार्टी अगर अपने ग्राउंड नेताओं को खुद किनारे कर देगी, तो फिर उसके हाथ में कौन लगेगा? उसके हाथ में लगेगा जयराम रमेश, उसके हाथ में लगेंगे कॉर्पोरेट, ठीक जो है, शायद मैं जमीन से लाइव वाकिफ नहीं है। हिंदुस्तान नहीं, 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 जब के एक सेकंड ऑफिस से जवाब होती देने हूँ। दीजिए इनको। हाँ, नहीं, हाँ सर, वहाँ वहाँ पे कुछ। एक छोटा सा एक जवाब दीजिए, फिर हम रैप अप नीरज करना। जी, हाँ, हाँ, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर रैप अप करते हैं। छोटा सा जवाब ये है कि आपने कंपैरिजन किया कैप्टन अमरिंदर का सचिन पायलट मिलिंद देवड़ा से, वो बिल्कुल गलत कंपैरिजन। नहीं, कैप्टन मैं तो पुराने जमीनी आदमी थे। नेताओं की बात कर रहा हूँ, जिनका होल्ड है, हाँ, मैं जो आप जमीनी अपनी कह रहा हूँ पार्टी तो के नेताओं को शायद। सचिन पायलट मिलिंद देवड़ा जमीनी नेता नहीं है, क्रिमिनल पेस्ट्रीज है। जमीनी नेता इनके पिताजी और हुआ करते थे। तो वही तो अमरिंदर मैंने कह सिंह रहा क्या थे? हूँ, मिक्स मैच जो हो रहा है ना नीरज जी, ये इसीलिए हो रहा है कि जिसके बेटे पोते वो आ रहे हैं वो क्रिमिनल हैं या जमीन से आ रहे हैं। जैसे दीपेंद्र हुड्डा का अगर हम यंग जनरेशन में एग्जाम, वो जमीनी तौर पर खड़ा रहता है आदमी दिन भर, लोगों के ठीक है। बात सुनना, फोन करना। और जो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो वो क्रिमिनल से, पब्लिक से कनेक्टेड नहीं है। वो तो एक दिल्ली के फोकस से अपने क्या कहेंगे फिल्मी स्टाइल में काम कर रहे हैं। वही तो चीज मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में जो जिनके हाथ में रहा और अभी है वो अलग अलग। या तो कांग्रेस पार्टी, अभी G23 का भी किसी ने उदाहरण दिया, जब भी मैं टीवी चैनल्स पे था, तो हाँ गुलाम फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल हम सीधे गुलाम नबी नोएडा आजाद की ऑफिस बात। चलते हैं जहाँ पे इमरान जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान जी, पहला कमेंट तो ये जो आंकड़े हैं उसको लेकर,
क्या कमेंट है? देखिए आंकड़ों में तो लगातार जो है उलटफेर हो रहा है, और बड़ा उलटफेर तो राघोपुर सीट से हुआ है। तेजस्वी यादव जो कि बड़े लीडर और जिनके ऊपर दारोमदार था इस पूरे इलेक्शन का, वो कहीं ना कहीं पीछे हैं, और उनका कितने राउंड पीछे की वोटिंग होना हो चुकी बहुत है सारे वहां, काउंटिंग हो चुकी है सवाल वहां? खड़े कर रहा है। इसके अलावा जो एक मैं आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताते चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रघुनाथपुर से जो ओसामा शाह पीछे हो गए थे, वो अब कुछ आगे हुए हैं। इसके अलावा ये जो ढाका सीट है, वहां से एआईएमआईएम ने जिस नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को, मतलब हिंदू कैंडिडेट को मौका दिया था, राणा रंजीत, वो बहुत पीछे हैं। मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब नहीं हुआ है एआईएमआईएम का। 313 वोट ही उन्हें हासिल हुए हैं। मैं बात कर लूं अगर सीमांचल की, तो सीमांचल में जो एआईएमआईएम के लिए एक उम्मीद बंधी थी पिछले बार की से ज्यादा बेहतर की तुलना की जा रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत रैलियां की, बहुत तरीके से अपने तरीके से बात रखी, लेकिन वो सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। वहां पर जेडीयू अच्छी खासी बढ़त, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आरजेडी भी नहीं, जेडीयू वहां से बेहतर कर रही है। हमारी थोड़ी देर पहले संदीप कुमार जी से चर्चा भी हुई थी, हमारे वीडियो टीम हेड, उन्होंने बताया भी था कि कुछ चीजें अंदर खाने होती हैं, और जेडीयू ने वहां पर सीमांचल की उन 24 सीटों में अंदर खाने कुछ ऐसा कर गया, कुछ ऐसा कर दिया खामोशी के साथ, जो बाहर तो नहीं आया इतने दिनों के प्रचार में, लेकिन उसका नतीजा, उसका रिजल्ट साफ तौर पर सीमांचल में नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी बढ़त कही जा सकती है, क्योंकि इमरान पिछले बार वीवीआईपी सीमांचल में सीटों उन्हें को नुकसान हुआ। जी के लिए मैं आपका रुख करूंगी एक बार फिर से। वरुण जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सीमांचल वो जगह है जहां सबसे ज्यादा हिट है एमवाई समीकरण, और मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा सीमांचल में है। और वहां अगर जेडीयू का असर है, वहां जाहिर सी बात है जेडीयू को सीटें गई हैं, तो जेडीयू का असर है, तो समझ में बिल्कुल आता है कि ये महिलाओं का ही फैक्टर है वहां भी। वरुण जी। मेजोरिटी तेजस्वी का साथ दिया है। और मैं सुबह से कह रहा हूँ, जैसे महिलाओं की हम बात करते हैं तो युवा महिलाओं को भी बाइफरकेट करना चाहिए। तो यादव और मुस्लिम में भी युवा महिलाएं आती हैं, तो वो फैक्टर तो उसको फेवर करके गया। लेकिन ओवरऑल जो फैक्टर था इनका, जो महागठबंधन का, जो अपन ने, आपने सुबह भी पूछा भाई मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया नहीं किया, तो जो मुहिम जो चलाई थी, आपका एनालिसिस बिल्कुल सही, मुहिम चला के बीच में उसको ठंडा कर दिया। उसको अगर चलाते कंटिन्यू, और अशोक गहलोत जी जैसे, मैं फेवर नहीं कर रहा हूँ अशोक गहलोत जी का, लेकिन कोई भी सीनियर आदमी ऐसा जाता और पहले से उसको कंट्रोल करके रखता चीज को, तो निर्णय परिणाम अलग आते। लेकिन आपने नॉन मतलब जब आइडियोलॉजिस्ट, चुनाव नॉन पीक कांग्रेस, पे था तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का सियासी कलह जारी था। कृष्णा अल्लावरू को लेकर इतनी नाराजगी, मतलब हस्तक्षेप अशोक गहलोत सरीखे इतने संजीदा और सीनियर लीडर को आके करना पड़ा। तो बिहार को पहले से संभालना चाहिए था राहुल गांधी को, ये हमारा बार बार कहना है। इसी में वरुण जी मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की एक टेक्निकल गलती हमेशा ही रही है। हरियाणा के चुनाव थे या दिल्ली के चुनाव थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां भी एक गैर हिंदी भाषी राज्य से आकर किसी आदमी को वहां इंचार्ज की कमान दे देते हैं, जिससे लोकल लोग आदमी को भी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, जो वहां की सियासत नहीं समझता, और फिर इसी तरह का कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है। क्या ये जानबूझ कर किया जाता है? क्या कांग्रेस आला कमान को खुद ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो अंग्रेजी अच्छी बोल सके? वो ये नहीं सोचते कि स्टेट के लेवल पे वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगा? देखिए आला कमान जो पार्टी का है, भी कोई आला कमान है नहीं। एक सेंट्रल सिस्टम है, राहुल जी का ऑफिस चलाता है। उस ऑफिस को कौन चलाते हैं? एनजीओ के लड़के चलाते हैं। कांग्रेस आइडियोलॉजी की बात जो मैं करता हूँ, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस जो कैडर से आता है ना नीरज जी, वो समझता है। अब जैसे आप मीडिया की बात ले लीजिए, तो नीचे से पत्रकारिता करता है, 5-10 साल में उसको समझ में आने लग जाएगा। आप डायरेक्ट बिठा दोगे, फिर वो अपने हिसाब से चलेगा। कंपनी से आप इम्पोर्ट करके लाओ, वही, मैं एलोवेरा की या किसी की बुराई नहीं कर रहा, उसको हाँ। उनको बुला करके आप संभला रहे हो, तो जो उसका डेवलपमेंट जिसका हुआ है उसी हिसाब से करेगा। अब वो कंपनियां चलाने वाले लोग हैं, उनको उसी स्टाइल में पार्टी को चलाने लग गए। तो जो पार्टी डेवलप हुई 100-150 साल, 140 साल हो जाएंगे अभी दिसंबर में, तो जो वर्कर डेवलप हुआ वो तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, या गांधीयन थॉट पे करें। गांधीयन थॉट इनडायरेक्टली तो सोशलिस्टिक थॉट है, नहीं तो तो उसके इतनी ऊपर बुरी डेवलप हुआ। हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास अब आगे क्या? क्योंकि मुझे तो कुछ भी अन्य नहीं राज्यों लगता में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। नहीं, वो मेरे को नहीं लगता कुछ करेंगे, क्योंकि इतनी हार के बाद भी, जैसे संगठन सदन का एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया। एक वो आईएएस हैं, वीआरएस लेके तमिलनाडु से आए हैं, वो कांग्रेस आइडियोलॉजी के तो है नहीं। एक अधिकारी है, उनको ला करके वो संभला रखा है, और कंपनियां उसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो वो संगठन सृजन आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? उस सृजन का अर्थ होता है उत्पत्ति। आपको तो ऑलरेडी संगठन है, आपको तो रिवाइवल करना है। रिवाइवल करना है, कैडर में से ही लाने हैं आदमी। तो जो कांग्रेस का कैडर है, उससे अगर आप नहीं लाओगे,
पार्टी की यही होती रहेगी दुर्दशा। दूसरी बात, राहुल जी लेकिन को इसमें सर एक तल्ख हकीकत ये भी है ना कि कैडर आएगा कहाँ से? जब अगर सेंटर में नेता डायनामिक नहीं है तो लोग जुड़ेंगे कहाँ से? जो पार्टी अगर लगातार चुनाव हार रही है, जो 2014 में जिसकी 18 राज्यों में सरकार थी, आज वो 3 राज्यों में नहीं है, तो नए लोग किस लालच में, किस स्वार्थ में जुड़ेंगे? और दूसरी बात ये कि जब सेंटर लीडरशिप में खुद एक आत्महीनता या इनसिक्योरिटी होगी, तो वो डायनामिक नेताओं का आसपास भी नहीं फटकने देगी। आपको मल्लिकार्जुन खड़गे मिलते हैं अध्यक्ष बनाने के लिए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी हिंदी उनसे बेहतर, अगर किसी कैरिस्मेटिक आदमी को बना दिया तो फिर शायद हम ओवरशैडो ना हो जाए। अगर आपकी सोच में ही है तो फिर कहाँ आगे बढ़ेंगे आप? नहीं, सोच तो है ही नहीं ना। सोच ही होती तो कहीं ना कहीं तो आगे सोच है नहीं। मैं ये तो कह रहा हूँ पॉलिटिकल सोच सोच होनी चाहिए। सर्वाइवल की, एक आदमी के सर्वाइवल की। मैंने कहा सूझबूझ और गहराई आवश्यकता होती है। जो आचार्य हाँ, विष्णुगुप्त चाणक्य इतने महान आचार्य देश में हुए, अगर उनको भी आप ढंग से पढ़ लो, थोड़ा पार्टी भी समझ लो, तो आप पार्टी को चला सकते हैं। आपने खड़गे साहब का नाम लिया, खड़गे साहब सीनियर नेता हैं, लेकिन खड़गे साहब के पास में क्या पावर है कुछ बनाने की, हटाने की? वो है नहीं ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जैसे सीडब्ल्यू नरसिंह राव जी का मैं उदाहरण देता हूँ, मैं उनके साथ भी खूब रहा। जब पार्टी के कई साल से 20-25 साल से चुनाव नहीं हुए थे, उन्होंने पार्टी के चुनाव कराए, तो सीडब्ल्यूसी के भी इलेक्शन होने जी लगे, मेंबर के, सीडब्ल्यूसी मेंबर के। पार्टी में एक जान आई नई तरीके की। राजीव सही जी बात का है। मैंने उदाहरण आपको इसीलिए दिया। अब जो आप कह रहे हो आएंगे कहाँ से नेता, आते हैं हाँ, यूथ कांग्रेस एनएसएस से, छात्र नेतागिरी से, युवा राजनीति से। अब उस दोनों संगठनों को पिछले 10-15 सालों से इलेक्शन करा करा के खत्म अब कर राहुल दिया, गांधी क्योंकि हरा जेनजी वाला। राजनीति करने लगे हैं, तो अब वो नए तरीके से सोचेंगे कि कहाँ से नेता लाएं और कहाँ से किस तरीके से स्ट्रैटेजी तैयार करें। हालांकि मैं बार बार दोहरा रही हूँ अपने दर्शकों के सामने, लाइव हिंदुस्तान पे इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कि दो बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में अब बैक टू बैक चुनाव है, 2026 और 2027। एक है पश्चिम बंगाल, जहां पे ऑलरेडी ममता बनर्जी का चेहरा है, और दूसरा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर भी चुनाव है। अब इन दोनों राज्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी करती है, क्योंकि अभी से जो पवन खेड़ा के स्टेटमेंट के बाद रुख सामने आया, उससे ये तस्वीर साफ हो गई है कि शायद वो इसी पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। वरुण जी, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं सीधे यहाँ से नोएडा स्टूडियो का रुख करूंगी, जहां वीवीआईपी सीटों का क्या हाल है वो हमें इमरान बताने वाले हैं। तो इमरान, किस सीट पर कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कहां से कौन चेहरा आगे है, किस किस वीवीआईपी चेहरे को लेकर क्या माहौल है, वो जरा बताइए आप। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक तो ये नारा जो अभी आप बंगाल की बात कर रही थी कि अब चल पड़ा है कि बिहार की जीत हमारी है और अब बंगाल की बारी है। ये बीजेपी में एक नया जोश लेकर आया है, एक नई और स्फूर्ति लेकर आया है, और जिस तरह से परफॉर्म किया है बिहार में, उसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। आप जो बात कर रहे हैं कि ताजा जो अपडेट है वो यही है। सबसे बड़ा तो उलटफेर और आश्चर्य तो यही है कि तेजस्वी यादव अपनी सीट राघोपुर से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं, पहले वो आगे थे, लेकिन उन्होंने जो अब एक तरह से वो पिछड़े हैं, तो उसको अब कवर नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कम से कम 2680 वोटों के आसपास जो है जिससे वो पीछे चल रहे हैं, ये है, उन्हें कवर करने की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं। अररिया है, जहां से जेडीयू की शगुफ्ता अजीम आगे चल रही हैं। ये आमौर जो एक है, ये यहाँ से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की लाज यही बचा पाएंगे, ऐसा लग रहा है फिलहाल। बाकी उम्मीद कुछ। हमारे साथ अभी जी भी जी हैं जी धनंजय जी, आवाज मिल रही है आपको? धनंजय जी लगता है हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गेस्ट नहीं है। इमरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान, मैं ये कहना चाह रही थी कि ज्यादातर मतलब खासकर महागठबंधन खेमे में तो जो स्थिति है, चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन नए सिरे से वो क्या कदम उठाते हैं उस पर हमारी और हम सबकी नजर है। एक के बाद एक स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है, लेकिन एक बार फिर जरा सिलसिलेवार तरीके से लाइव हिंदुस्तान के उन दर्शकों को बताइए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि किन किन वीवीआईपी सीटों पर क्या असर है और फिलहाल क्या माहौल है। देखिए, इन्हीं सीटों की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी सीट तो वही तेजस्वी यादव की, जिसका हमने जिक्र किया कि ये एक बहुत, और ये कहीं ना कहीं उनके आकलन, उनकी मेहनत, उन तमाम उनकी कोशिशों काविशों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह साबित होने जा रहा है। उनके टिकट वितरण को लेकर भी अब सवाल उठेंगे। और जहां तक आपने हमारे मेहमान से भी सीमांचल के बारे में भी बात की थी, और हम लोग भी लगातार इसका एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ से आरजेडी अच्छा को इमरान, ये अच्छा संभव फायदा है क्या मिलेगा। कि जो आपके आसपास में हमारे न्यूज रूम के सहयोगी